एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो कांस्टेंट 24/7 एनर्जी सप्लाई कर सकता है, और वो भी बिना कार्बन एमिशंस के, और जिसका फ्यूचर डायरेक्टली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से लिंक्ड है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया की एनर्जी डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, लेकिन चैलेंज ये है कि हमको क्लीन भी रहना है और साथ में रिलायबिलिटी भी मेंटेन करनी है। इसी बीच न्यूक्लियर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन के एमर्ज हो रहा है, और रिसेंट डेवलपमेंट्स स्पेशली कालापक्कम पीएफबीआर अचीविंग क्रिटिकलिटी ये शो करता है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अब नेक्स्ट फेज में एंटर कर रही है। ये सिर्फ एक रिएक्टर की स्टोरी नहीं है, ये पूरे एक लॉन्ग टर्म विजन का प्लान है, जहां इंडिया अपने लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व से शिफ्ट होकर मासिव थोरियम रिजर्व पे जा रहा है। सो इसी वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी आखिर होता क्या है, फिजन वर्सेस फ्यूजन, रिएक्टर्स आखिर काम कैसे करते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम समझेंगे। साथ ही में देखेंगे पीएफबीआर क्या होता है। ये टॉपिक डायरेक्टली प्रीलिम्स 2026 से लिंक्ड है, सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए समझते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और इंडियाज एटॉमिक एम्बिशन के बारे में। तो सिंपल शब्दों में न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है एटम के न्यूक्लियस से एनर्जी को रिलीज करना, और इसकी पावर का आइडिया ऐसे समझो, वेरी स्मॉल अमाउंट फ्यूल से मासिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, मच हायर देन कोल। मतलब 1 kg यूरेनियम से हजारों टन से ज्यादा भी कोयले जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही है ईयर बाई ईयर, और हमें क्लीन भी रहना है और रिलायबल भी रहना है। देखो, सोलार और विंड एनर्जी जो है वो इंटरमिटेंट है, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो 24/7 अवेलेबल है। इसीलिए इसे बेस लोड एनर्जी भी कहा जाता है। इंडिया ने यहाँ काफ़ी प्रोग्रेस की है, इंडिजीनियस रिएक्टर्स डेवलप किए हैं, और अब कालापक्कम जैसे प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट लेवल पर मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ एनर्जी नहीं, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी है। आगे का विजन भी बिल्कुल क्लियर है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान का एनर्जी मिक्स का मेजर पिलर बनने वाला है। अब इसको प्रॉपरली समझने के लिए इसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में। तो समझते हैं आखिर व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आखिर है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी तब जनरेट होती है जब एक एटम के स्ट्रक्चर में चेंज आए, या तो उसे तोड़ दिया जाए या दो एटम को एक साथ जोड़ दिया जाए। दोनों मेन प्रोसेस हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फिशन और फ्यूजन। फिशन में एक हैवी एटम जैसे यूरेनियम 235 स्प्लिट होता है, और इस प्रोसेस में ह्यूज एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, और यही प्रोसेस आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। फ्यूजन में छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप्स कंबाइन होते हैं, जैसे सन में होता है ना। ये पावरफुल है लेकिन अभी तक कमर्शियली वायबल नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, न्यूक्लियर एनर्जी का ग्रीन बेस लोड आखिर ज़्यादा कहाँ है। मतलब ये 24/7 कॉन्टिन्यूस पावर देता है, अनलाइक सोलर और विंड जो इंटरमिटेंट अनलाइक सोलर एंड विंड जो इंटरमिटेंट होते हैं। इस ग्रीन बेस लोड के मेनली 3 एडवांटेज हैं। पहला, जीरो कार्बन एमिशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये कोई भी कार्बन एमिशंस रिलीज नहीं करता है। स्मॉलेस्ट लैंड फुटप्रिंट पर यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब पर यूनिट ऑफ लैंड में सबसे कम फुटप्रिंट प्रोड्यूस करता है। और हाई रिलायबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। इसी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर एनर्जी मिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। अब आगे देखते हैं इंडिया ने इस डायरेक्शन में क्या क्या अचीव किया है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं फिशन वर्सेस फ्यूजन, क्योंकि यही न्यूक्लियर एनर्जी का कोर साइंस है। सबसे पहले आता है फिशन। जब एक स्लो न्यूट्रॉन एक हैवी न्यूट्रॉन जैसे यूरेनियम 235 को हिट करता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रोसेस में ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोसेस में 2-3 नए न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। यही नए न्यूट्रॉन्स फिर एटम्स को हिट करते हैं और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए तो रिएक्टर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अगर कंट्रोल ना हो तो रिएक्शन रैपिडली इंक्रीज करेगा। इसीलिए कंट्रोल सिस्टम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फ्यूजन की बात करते हैं। यहाँ दो लाइट न्यूक्लियाई जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कंबाइन होते हैं और हीलियम बनाते हैं। साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस सन और स्टार्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है। फ्यूजन थ्योरेटिकली फिशन से ज़्यादा पावरफुल और क्लीनर है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिव वेस्ट कम जनरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूजन के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, मिलियंस ऑफ डिग्रीज, जो अर्थ पर सस्टेन करना अभी भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और एक इंपॉर्टेंट लिंक आता है न्यूट्रॉन। फिशन में ये चेन रिएक्शन को सस्टेन करते हैं, और फ्यूजन रिसर्च में भी इनका रोल क्रिटिकल हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर और चेन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में। और लास्ट पॉइंट, आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट के अलग अलग वर्जन जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कौन सा मटेरियल फ्यूचर में फ्यूल बनेगा। तो ओवरऑल आज के टाइम पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो सब फिशन बेस्ड ही हैं, और फ्यूजन फ्यूचर का प्रॉमिस है। अब समझते हैं कि रिएक्टर के अंदर ये रिएक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब समझते हैं रिएक्टर के अंदर आखिर चलता क्या है।
कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसमें सबसे पहले आता है फ्यूल रॉड। ये फ्यूल रॉड्स रिएक्टर का हर्ट होती हैं। इनमें यूरेनियम फ्यूल होता है जहां एक्चुअल रिएक्शन होती है और फिर बाद में यहीं पे हीट जनरेट होती है। सेकंड आता है कंट्रोल रॉड्स। ये बोरोन या कैडमियम से बने होते हैं और न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका काम है रिएक्शंस को कंट्रोल करना। ऊपर उठाओगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, नीचे करोगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। थर्ड आता है मॉडरेटर्स, जैसे हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं ताकि फिशन रिएक्शन एफिशिएंटली हो सके। ये कन्वेंशनल रिएक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं। और फोर्थ आता है कूलेंट्स। ये हीट को कोर से बाहर ले जाते हैं, जैसे हैवी वाटर या लिक्विड सोडियम। इस हीट से स्टीम बनती है और जो टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये चार कंपोनेंट्स मिलाकर रिएक्टर्स को कंट्रोल और एफिशिएंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में एक और की कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्रिटिकलिटी, जो डिसाइड करता है रिएक्शन स्टेबल है या फिर नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकलिटी, जो डिसाइड करता है रिएक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। क्रिटिकलिटी बेसिकली ये बताता है कि चेन रिएक्शन स्टेबल है या फिर नहीं, यानी एक फिशन से कितने नए फिशन जनरेट हो रहे हैं। इसको 3 स्टेज में समझते हैं। सबसे पहला आता है सब क्रिटिकल। यहाँ रिएक्शन सस्टेन नहीं होता। जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनमें से काफ़ी एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर लूज हो जाते हैं, इसलिए चेन रिएक्शन धीरे धीरे रुक ही जाता है। इस स्टेट का यूज़ रिएक्टर को सेफली शट डाउन करने के लिए होता है। सेकंड आता है क्रिटिकल फेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिजायर्ड स्टेट है। यहाँ एक फिशन एग्जैक्टली एक और फिशन कॉज करता है, मतलब रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। इस स्टेबल कंडीशंस में रिएक्टर कॉन्टीन्यूसली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसीलिए ये डिजायर्ड फेज होता है। और थर्ड आता है सुपर क्रिटिकल फेज। इस स्टेट में एक फिशन एक से ज़्यादा फिशन ट्रिगर करता है, इसलिए फास्ट रिएक्शन इंक्रीज करता है। इसका यूज़ पावर आउटपुट बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन कंट्रोल रॉड्स के थ्रू इसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली मैनेज भी करना पड़ता है। तो एक सिंपल वे समझो, सब क्रिटिकल यानी रिएक्शन बंद हो रहा है, क्रिटिकल यानी रिएक्शन स्टेबल है, और सुपर क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। और रियल वर्ल्ड लिंक, जब कोई रिएक्टर जैसे कालापक्कम का PFBR क्रिटिकलिटी अचीव करता है तो इसका मतलब है चेन रिएक्शन सक्सेसफुली स्टेबल हो गया है और सिस्टम पावर जनरेशन के लिए रेडी है। ये एक मेजर टेक्निकल माइलस्टोन है। अब आगे देखते हैं इंडिया का न्यूक्लियर लैंडस्केप ओवरऑल कैसा है। अब इंडिया के न्यूक्लियर लैंडस्केप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि नंबर्स और पैटर्न्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो करंटली इंडिया के पास 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं, जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8180 मेगावाट है एज ऑफ अर्ली 2025। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ 3% ऑफ द टोटल एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूट करती है, मतलब स्पेस अभी भी बहुत ज़्यादा वाइड है। अब मैप को देखो, रिएक्टर्स रैंडम नहीं है, स्ट्रेटेजिकली स्प्रेड हैं। जैसे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में, कूडनकुलम केरला, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु, कोवड़ा आंध्र प्रदेश, बीमापुर मध्य प्रदेश। ये आप देख रहे होंगे कोस्टल लोकेशन ज़्यादा हैं, क्योंकि रिएक्टर्स को कूलिंग के लिए कॉन्टीन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए होती है, इसीलिए इनको कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा इंस्टॉल किया गया है। अब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखो, करंटली 8 रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2031-32 तक इस कैपेसिटी को 22,480 मेगावाट तक एक्सपेंड कर सके, मतलब 3x एक्सपेंशन का प्लान है। और ग्लोबल लेवल पर इंडिया 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली हमने अपनी इंडिजीनियस PHWR टेक्नोलॉजी, जिसे हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, वो अचीव किया है। लेकिन एक गैप अभी भी क्लियर है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में न्यूक्लियर शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा लो है इंडिया का। इसका मतलब इंडिया कॉन्शियसली एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन ग्रेजुअली और कंट्रोल्ड वे में। तो समरी सिंपल है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वाइड ज्योग्राफिक स्प्रेड और अग्रेसिव एक्सपेंशन पाइपलाइन। और इसी एक्सपेंशन को डायरेक्शन देता है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इस पूरे सिस्टम का बैकबोन है। ये प्रोग्राम 1950s में स्टार्ट हुआ था और इसको डॉक्टर होमी जे भाभा ने डिज़ाइन किया था। इसका रीज़न सिंपल था, इंडिया के पास यूरेनियम स्कैरसिटी में है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के पास मासिव थोरियम रिजर्व्स हैं। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि ग्रेजुअली यूरेनियम से थोरियम पे शिफ्ट कर सकें। इसको 3 स्टेज में समझते हैं। स्टेज 1 PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। यहाँ नेचुरल यूरेनियम यूज़ होता है। इस स्टेज का मेन गोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं है, बल्कि प्लूटोनियम 239 को प्रोड्यूस करना है। ये स्टेज इंडिया ने सक्सेसफुली मास्टर कर लिया है। स्टेज 2 आती है, इसमें आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। यहाँ से गेम चेंज होता है। ये रिएक्टर्स ऐसा डिज़ाइन होते हैं कि जितना फ्यूल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा नया फ्यूल बनाते हैं। यहाँ यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं।
और थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में। कालापक्कम का PFBR इसी स्टेज का पार्ट है, मतलब इंडिया अब एक्टिवली इस फेज में एंटर कर रहा है। अब आते हैं स्टेज 3 पे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। ये फाइनल गोल है। यहाँ पे थोरियम 232 यूज होता है जो इंडिया के पास एबेंडेंटली अवेलेबल है। इस थोरियम 232 से यूरेनियम 233 जनरेट होगा और एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनेगा, मतलब लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो सिंपल फ्लो समझो, यूरेनियम, देन प्लूटोनियम, देन थोरियम और फिर सस्टेनेबल फ्यूचर आ जाएगा। ये प्रोग्राम इसलिए यूनिक है क्योंकि ये इंडिया के रिसोर्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। अब नेक्स्ट में स्टेज 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWR, ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाउंडेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एंटायरली इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है। इस स्टेज में नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। एडवांटेज ये है कि इसमें एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, हैवी वाटर। ये मॉडरेटर और कूलेंट दोनों को काम करता है। इसका रोल है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना ताकि फिशन एफिशिएंटली हो सके। लेकिन स्टेज 1 का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ना है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्लूटोनियम 239 को प्रोड्यूस करना। ये प्लूटोनियम ही स्टेज 2 के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का प्राइमरी फ्यूल बनेगा। मतलब स्टेज 1 एक्चुअली नेक्स्ट स्टेज के लिए बेस प्रिपेयर करता है। और एक प्राउड मोमेंट, इंडिया दुनिया का इकलौता डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास फुली इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स डिज़ाइन कैपेबिलिटी है। ये टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। तो समरी सिंपल है, स्टेज 1 यूरेनियम यूज़ करो, देन उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, देन प्लूटोनियम जनरेट करो स्टेज 2 के लिए, और देन इसी प्रोसेस को फॉलो करो। अब नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कैसे ये प्लूटोनियम आगे फ्यूल क्रिएट करता है। अब थोड़ा स्टेज 2 को डिटेल में समझते हैं। स्टेज 2 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो इंडिया के प्रोग्राम का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ब्रीडिंग। मतलब ये रिएक्टर सिर्फ फ्यूल कंज्यूम नहीं करते बल्कि साथ में एक न्यू फ्यूल भी क्रिएट करते हैं। इसमें मेन कोर फ्यूल है मिक्स्ड ऑक्साइड यानी मॉक्स, जो एक यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 का मिक्स है। और यहाँ एक यूनिक बात है, इसमें कोई भी मॉडरेटर यूज़ नहीं होता। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं वो अपना काम डायरेक्टली ही करते हैं। अब प्रोसेस समझो, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये फास्ट न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फर्टाइल मटेरियल था वो फिजाइल में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही ये रिएक्टर्स थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो स्टेज 3 के लिए ब्रिज का काम करता है। इसी वजह से FBR को ब्रीडर कहते हैं। ये अपना फ्यूल खुद जनरेट करते हैं और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और एडवांटेज, ये न्यूक्लियर वेस्ट को भी रिड्यूस करते हैं क्योंकि ज़्यादा मटेरियल रीयूज ही हो जाता है इसमें। और रियल वर्ल्ड लिंक कालापक्कम का PFBR इसी स्टेज का पार्ट है। मतलब इंडिया थ्योरी से प्रैक्टिकल स्टेज 2 में ट्रांसफर हो रहा है। तो सिंपल फ्लो समझो, प्लूटोनियम यूज़ करो, ज़्यादा फ्यूल बनाओ, थोरियम के लिए बेस प्रिपेयर करो और फिर यही लूप फॉलो करो। अब नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं फाइनल गोल, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, द थोरियम फ्यूचर या थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, जो इंडिया का अल्टीमेट गोल है। यहाँ मेन आइडिया सिंपल है, यहाँ थोरियम 232 को प्राइमरी फ्यूल बनाना है क्योंकि लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम रिजर्व्स इंडिया के पास हैं, मेनली कोस्टल एरियाज में। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस का ये बहुत अच्छा सोर्स होगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, थोरियम डायरेक्टली फिसाइल मटेरियल नहीं होता, इसलिए इससे स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर फ्यूल नीड होता है जो है यूरेनियम 233, जो कि हमने देखा स्टेज 2 में प्रोड्यूस होता है। मतलब कनेक्शन समझो, यूरेनियम 233 स्टेज 2 में बनेगा जो कि फ्यूल करेगा स्टेज 3 को। वंस ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, यानी बार बार एक्सटर्नल फ्यूल की नीड नहीं होती। अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया इसमें एडवांस थर्मल रिएक्टर्स और मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स को यूज करता है। ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली स्टेज पे ही है। तो ओवरऑल स्टेज 3 सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है जो कि डोमेस्टिक रिसोर्स से क्लीन, सस्टेनेबल और ऑलमोस्ट लिमिटलेस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी वजह से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा यूनिक माना जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इस जर्नी के चैलेंजेस और फ्यूचर रोड मैप। अब ये स्लाइड इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोर लॉजिक एक्सप्लेन करती है, यूरेनियम वर्सेस थोरियम। तो सबसे पहले यूरेनियम देखते हैं। इंडिया के पास 2% ऑफ द ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स हैं। तो इसका मतलब है इंडिया अपने यूरेनियम रिजर्व्स के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। इसमें की सप्लायर्स आते हैं कनाडा, कजाकिस्तान, रशिया। और जो ये 2% यूरेनियम रिजर्व्स हैं ये मिलता है जादूगुड़ा, झारखंड यानी सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट में। अब देखते हैं थोरियम के बारे में। इंडिया पोजेस 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम रिजर्व, यानी दुनिया का 1/4। ये लार्जेस्ट नेशनल रिजर्व है ग्लोबली।
ये मेनली मोनाजाइट सैंड्स के साथ पाया जाता है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। मतलब कॉन्ट्रास्ट क्लियर है, यूरेनियम जो है वो लिमिटेड है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, थोरियम जो है वो अबंडेंट है और डोमेस्टिकली हमको एडवांटेज भी है। और इसी डिफरेंस की वजह से इंडिया ने अपना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ताकि ग्रेजुअली यूरेनियम से थोरियम इकोनॉमी पर शिफ्ट किया जा सके। तो ये स्लाइड एक्चुअली पूरी स्ट्रेटेजी का बेस एक्सप्लेन करती है, कॉन्स्टेंट से अपॉर्चुनिटी तक का ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इंडिया के मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो अब एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट देखते हैं, शांति एक्ट 2025, ओपनिंग न्यूक्लियर एनर्जी टू प्राइवेट प्लेयर्स। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, जो कि दिसंबर 2025 में पास हुआ था। तो सबसे पहले समझो, पहले न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता था, एटॉमिक एनर्जी 1962 के अंदर। तो इस एक्ट में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री बैन थी। अब शांति एक्ट के बाद यहाँ एक बिग शिफ्ट आ गया है। तो सबसे पहले समझते हैं 49% फॉरेन इक्विटी आर अलाउड। मतलब प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज अब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अप टू 49%। ये ह्यूज कैपिटल इन्फ्लो ला सकता है जो न्यूक्लियर एनर्जी में एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है डुअल परमिट सिस्टम। अब लाइसेंसिंग और सेफ्टी अप्रूवल्स अलग अलग होंगे और AERB रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहेगा। इससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, बट प्रोसेस काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। और थर्ड आता है इंडस्ट्री इंटरेस्ट। ऑलरेडी कंपनीज जैसे टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। मतलब पॉलिसी का रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिखना स्टार्ट भी हो गया है। तो सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट मोनोपोली से प्राइवेट पार्टिसिपेशन और देन फास्टर एक्सपेंशन। ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विदाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया को जो गोल है 100 गीगावाट का टारगेट अचीव करना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अब नेक्स्ट में देखते हैं ओवरऑल चैलेंजेस क्या हैं जो अभी भी बाकी हैं। अब फाइनल पार्ट आता है चैलेंजेस ऑन द पार्ट टू 100 गीगावाट। सबसे पहले इसमें आता है हाई अपफ्रंट कॉस्ट। 1000 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार करोड़ तक जाता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्विक रिटर्न्स वाला सेक्टर इसमें नहीं जा सकता है। सेकंड आता है CLNDA 2000 लाइबिलिटी। 2010 के लॉ सप्लायर्स को भी लायबल बना देता है। इस वजह से फॉरेन कंपनीज हेजिटेट करती हैं और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में स्लो हो जाती है। थर्ड आता है जियोपॉलिटिकल रिस्क। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम कुडनकुलम प्रोजेक्ट डिले हुआ था, मतलब सप्लाई चेन डिपेंडेंसी भी एक रियल रिस्क है। फोर्थ आता है वेस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट चैलेंज है और कई जगह पब्लिक अपोजिशन भी होता है, जैसे कुडनकुलम में रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी रेडी है, प्लान क्लियर है, लेकिन एग्जीक्यूशन इन चैलेंजेस पर डिपेंड करेगा। अगर इंडिया इन इश्यूज को इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है तो न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर एक मेजर प्लेयर बन सकता है। तो अब लास्ट स्लाइड में हम वे फॉरवर्ड देखते हैं, मतलब इंडिया को अब एग्जैक्टली करना क्या होगा। सबसे पहले इसमें आता है स्केल बिल्ड रेट। अगर 2047 तक इंडिया को 100 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है तो एनुअल एडिशन 0.25 से बढ़कर 4 गीगावाट तक ले जाना पड़ेगा। मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड आता है एग्जीक्यूट द शांति एक्ट, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा। प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी अराउंड 18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। विदाउट दिस एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म में स्लो ही रहने वाला है। थर्ड आता है डिप्लॉय स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोल प्लांट्स में, स्पेशली कोल प्लांट्स को रिप्लेस करने में और रिमोट एरियाज को पावर देने के लिए। इसका टारगेट 2033 है। फोर्थ आता है रिसोल्व CLNDA लाइबिलिटी, जो कि हमने लास्ट चैलेंजेस में भी देखा। सप्लायर लाइबिलिटी को एड्रेस किए बिना फॉरेन टेक पार्टनरशिप्स फुली डेवलप नहीं हो पाएंगी। फिफ्थ आता है सस्टेन थोरियम रोड मैप। PFBR के बाद ब्रीडर रिएक्टर्स डेवलप करने होंगे, तभी स्टेज 3 रियलिस्टिकली पॉसिबल होगा, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी में ही रह जाएगा। और लास्ट आता है एक्सपेंड AERB कैपेसिटी। AERB को स्ट्रेंथन करना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स का स्केल रैपिडली इंक्रीज होने वाला है। तो ओवरऑल स्पीड प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस पॉलिसी क्लैरिटी मतलब इज इक्वल्स टू इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूचर। अगर ये सब अलाइन हो जाता है तो न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के एनर्जी मिक्स का मेजर प्लेयर बन सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं बल्कि इंडिया के लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का बैकबोन बन सकता है। बेसिक से लेकर 3 स्टेज प्रोग्राम, PFBR और फ्यूचर रोड मैप तक ये पूरी स्ट्रेटेजी एक क्लियर डायरेक्शन दिखाती है। आने वाले ईयर्स में ये सेक्टर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है, स्पेशली जब क्लीन और रिलायबल एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।